स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल निटोलॉजी। तो चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसके हम लोगों ने वर्कआउट सीरीज यानी क्वेश्चन सीरीज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आई होप चैप्टर 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लिविंग वर्ल्ड, तो आपको लिविंग वर्ल्ड के कंप्लीट लेक्चर्स प्लस क्वेश्चन सीरीज टोटल देखना पड़ेगा, तभी आपको उस चैप्टर की फुल यूटिलाइजेशन होगी। अदरवाइज एक वीडियो आपने देखा, फिर एक वीडियो छोड़ दिया, बस क्वेश्चन बना लिया, उससे आपके चैप्टर का डीप इंफॉर्मेशन क्लिक नहीं होगा। फिर आप लास्ट में जाके खोजोगे कि 3 मंथ में कैसे कंप्लीट करें सिलेबस, 2 मंथ में कैसे करें सिलेबस। अभी टाइम है पढ़ने का, करने का, तो अभी आप लेक्चर्स को कम्प्लीटली पूरा फॉलो कीजिए, तभी आपको बेनिफिट करेगा। किसी का भी लेक्चर, सिर्फ हम अपना नहीं बोल रहे हैं, किसी का भी लेक्चर आप अगर फॉलो करें तो आपको कंप्लीट फॉलो करना पड़ेगा। ये यूट्यूब का रील्स नहीं है, ये शॉर्ट्स नहीं है जो स्किप करके देख लिए या आगे बढ़ा दिए। आपको कंप्लीटली एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट लेक्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप मेरी बातों को आप समझे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है जैसे जैसे सिविलाइजेशन आया है, मतलब टाइम से जैसे जैसे पुरातन काल से अभी टाइम हुआ है, बहुत सारा अटेम्प्ट किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। इट वॉज डन नॉट यूजिंग क्रिटेरिया दैट वेर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ आवर नीड। तो जो भी क्रिटेरिया लेकर क्लासीफाई किया गया था पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्ली टाइम में, वो कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था। वो किस बेसिस पे था? नीड के बेसिस पे था। जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, तो नीड के बेसिस पे पहले क्लासिफिकेशन किया जाता था कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए, इस हिसाब से क्लासीफाई किया जाता था। तो सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा हु वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अरिस्टोटल था। ये क्या किया था? ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। तो ये क्या किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करके प्लांट को क्लासीफाई किया था ट्रीज में, सर्ब्स में और हर्ब्स में। इंपॉर्टेंट लाइन था। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल, ये तो प्लांट को डिवाइड कर दिया ट्रीज में, सर्ब्स में, हर्ब्स में, साइंटिफिक बेसिस पे। दूसरा, ये एनिमल्स को भी ये क्लासीफाई किया था 2 ग्रुप में। पहला किसका? दोज हु हैड रेड ब्लड सेल, मतलब जिसके पास रेड ब्लड सेल है, एंड दोज दैट डिड नॉट, मतलब जिसके पास रेड ब्लड सेल है और जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है, उस हिसाब से वो एनिमल को क्लासीफाई किया था। तो अरिस्टोटल हो गया हमारा पहला साइंटिस्ट जो साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई किया था एनिमल्स को और प्लांट्स को। अब है लीनियस। अरिस्टोटल के पास कौन आता है? लीनियस था। इन लीनियस टाइम ए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटेन इन एनिमेलिया किंगडम। तो लीनियस कैसे डिवाइड किया? इन लीनियस वो 2 किंगडम में क्लासीफाई किया, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम में। was developed that include all plant and animals respectively। तो प्लांट और एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितना भी प्लांट था और एनिमल था सबको इंक्लूड कर लिया गया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये सिस्टम जो है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता था, मतलब अंतर नहीं करता था। ठीक है, यूकैरियोट्स क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होता है, ये आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आप पढ़ोगे। फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता था। और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में भी वो डिफरेंशिएट नहीं करता था, अंतर नहीं करता था। फोटोसिंथेटिक में क्या आ जाएगा? जैसे ग्रीन एल्गी हो गया। नॉन फोटोसिंथेटिक में क्या आ जाएगा? जैसे फंगी हो गया। तो ये सब का वो क्लासीफाई, मतलब वो ये सब चीज़ नहीं देखता था क्लासीफाई करने के लिए। बस वो प्लांटी के अंदर जितना प्लांटी वाला चीज़ था सबको अंदर डाल दिया प्लांटी के अंदर, और जितना लिविंग मतलब एनिमल में था वो एनिमल किंगडम में डाल दिया। ये सब का वो एकदम ध्यान नहीं रखा था। कौन? तो लीनियस। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या था? प्लांट और एनिमल का इजी था और उसको समझना भी बहुत आसान था। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स
डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एनिमल है किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता था। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ये सब कुछ भी ध्यान नहीं रखता था, इसीलिए उसमें वो कोई जानवर जो है कैटेगरी के अंदर कंप्लीटली फॉल नहीं करता था। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो वही था कि बहुत लंबे समय तक टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है एडिक्वेट पाया गया, मतलब लंबे टाइम तक इसको सही माना नहीं गया। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वाज ऑल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक। बोला है मॉर्फोलॉजी के हिसाब, मॉर्फोलॉजी के बजाय भी, मतलब जो हम लोग को आंख से दिख रहा है उसके अलावा भी क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए, तो सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये सब को भी ध्यान रख के क्लासीफाई करना चाहिए ऑर्गेनिज्म को। ये सब को भी इंक्लूड करने के लिए मॉडर्न टाइम में इंक्लूड करने के लिए साइंटिस्ट सब बोलने लगा। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस। तो बोला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म का बांटने के लिए बहुत बार चेंज हुआ है, लेकिन हर क्लासिफिकेशन में जो भी साइंटिस्ट क्लासीफाई किया है, प्लांटी और एनिमलिया किंगडम सब में कांस्टेंट था। मतलब जितना भी क्लासीफाई करो, प्लांटी और एनिमलिया किंगडम सब में था, सब में मस्ट पाया गया था। और all system. The understanding of what group organism be included under this kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. तो वही बोल रहा है जितना भी अंडरस्टैंडिंग जो है ग्रुप का ऑर्गेनिज्म का धीरे धीरे किंगडम के हिसाब से भी चेंजिंग होते रहा है, कि उसका नेचर ऑफ किंगडम कैसा है, उसका फिर कैटेगरी किस में लाई कर रहा है, तो साइंटिस्ट पे डिपेंड करता था। साइंटिस्ट अलग अलग सबको कैरेक्टराइज करता था अपने अपने क्लासिफिकेशन में, क्योंकि बहुत सारा क्लासिफिकेशन हुआ है अब से। चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज। अब आपको सबसे पहले ये टेबल दिख जाएगा। ये टेबल हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ। बट उससे बताने से पहले आपको थोड़ा ये लाइन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये टेबल समझ में आएगा कि एक्चुअली ये टेबल है क्या। आर.एच. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट का नाम था। 1969 आर.एच. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे। 1969 में इन्होंने क्या प्रपोज किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट लाइन, आर.एच. व्हिटेकर 1969 प्रपोज ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया, मतलब प्रपोज किया, मतलब वो शो किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन शो किया, आर.एच. व्हिटेकर। द किंगडम डिफाइंड बाय हर नेम, जो 5 किंगडम को क्लासीफाई किया वो क्या क्या था बाय हिम। मोनेरा पहला, प्रोटिस्टा दूसरा, फंगी तीसरा, प्लांटी एंड एनिमेलिया तो पहले भी था और इसमें भी इंक्लूड कर लिया गया एज यूजुअल, क्योंकि सब में कांस्टेंट था वो। तो 5 हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम, तो ये कौन सी क्राइटेरिया पे क्लासीफाई किए 5 ग्रुप में, क्या क्या क्राइटेरिया था। तो सबसे पहले जो है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन और पांचवा फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब ये सब के आधार पे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके अंडर क्या क्या आया, मोनेरा आया, प्रोटिस्टा आया, फंगी आया और प्लांटी आया। ठीक है, अब आइए इसको टेबल को हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो टेबल ये है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सबसे पहले सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोट होता है, बाकी सब जो है यूकैरियोटिक होता है। सिंपल, आराम से याद हो जाएगा। प्रोकैरियोट सिर्फ एक है, मोनेरा है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। सेल वॉल की बात करें तो ये नॉन सेलुलोजिक होता है, मतलब पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड का बना रहता है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, फंजाई में काइटिन का बना होता है, प्लांटी सेलुलोज का, और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेल वॉल का। तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। जो 2 चीज़ तो आप आराम से याद कर सकते हो, सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोट होगा, बाकी सब में यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा, इसका सेलुलर होगा, इसका मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, इसका टिश्यू ऑर्गन या टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो जाएगा, इसका ऑटोट्रॉपिक है, कीमो
सिंथेटिक है एंड फोटोसिंथेटिक अभी हम देखेंगे, हेटरोट्रॉपिक है जिसके अंदर वो सेप्रोफाइट भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। ये सब अभी आपको पढ़ना है, आगे पढ़ना है, अभी हम लोग को पढ़ना है। प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक होता है। फंजाई क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। हेटरोट्रॉपिक के अंदर दो आता है, या तो सेप्रोफाइटिक होगा या पैरासिटिक होगा। ये सब अब ये बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग को सबका पढ़ना है। प्लांटी ऑटोट्रॉप्स है क्योंकि वो खुद से खाना बना रहा है, और फिर क्या गया एनिमेलिया, एनिमेलिया हेटरोट्रॉपिक है, या तो हेलोजोइक होगा या सेप्रोफाइटिक होगा। तो ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब है ये आपको मैंने बता दिया कि आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया। द 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो आर.एच. व्हिटेकर किया, लेकिन उससे पहले भी 3 डोमेन सिस्टम था जो कि किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर रहा था। लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट किंगडम इन द 3rd डोमेन देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सबको हम लोग को ध्यान नहीं रखना है। मतलब ये यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। मतलब ये हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है। तो हमारे नीटो पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नॉन इम्पॉर्टेंट, इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, तो हम उसी की ओर देख रहे हैं। Let us look at 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system। तो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर देखेंगे, जो हम लोग को बताएगा कि कौन कौन सा कंसिडरेशन को लिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम को करने के लिए। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहले जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर क्या इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फंस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। मतलब ये जितना भी है, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, जिम्नोस्पर्म, ये सबको प्लांटी के अंदर में लेते थे पहले जो क्लासिफिकेशन होता था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड सेल वॉल इन देयर। तो इसके जितना भी ऑर्गेनिज्म अभी जो मैंने बताया इसको प्लांट के अंदर लेते थे। किस क्राइटेरिया पे? बस एक क्राइटेरिया देखता था, क्या कि दे हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। मतलब सेल वॉल है तो वो प्लांटी के अंदर डिवाइड करके रख दिया, बाकी उसको कोई भी कैरेक्टर नहीं देखा, बस देख लिया कि सेल वॉल है तो उसको प्लांटी के अंदर डाल दिया। मतलब पहले से क्लासिफिकेशन किया था। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर। लेकिन बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक था, जब बाकी जो विशेषता था आपस में नहीं मिलता था, बहुत वेरी करता था। इट ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप विच वेर यूकैरियोटिक। और पहले क्लासिफिकेशन में क्या किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को भी मिक्स करके भी क्लासीफाई कर दिया था। मतलब दोनों अलग अलग था लेकिन दोनों को एक ही किंगडम में रख दिया था। ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम सही नहीं था, क्योंकि दोनों प्रोकैरियोट यूकैरियोट तो अलग अलग में होना चाहिए, लेकिन पहले के सिस्टम में दोनों को एक ही किंगडम में रख देता था। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर। उसके बाद क्या, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों को भी एक ही किंगडम में रख दिया था। जैसे क्लैमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा, ठीक है, दोनों को सेम कैटेगरी मतलब एल्गी के अंदर रखा गया था। क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा था, वेर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। ये दोनों को एल्गी के अंदर ही रखा गया था, क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा को। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर दोनों अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग किंगडम में क्लासीफाई करना चाहिए था, लेकिन नहीं, दोनों को एल्गी के अंदर ही क्लासीफाई कर दिया। The classification system did not differentiate between the heterotrophic group। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता था हेटरोट्रॉपिक ग्रुप में, जैसे फंगाई जो था, एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, थ्रू दे हैव शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। द फंजाई हैड काइटिन। देखो जो ये लाइन बोल रहा है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हेटरोट्रॉपिक ग्रुप को भी क्लासीफाई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, अंतर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया, देखो जो फंगाई था, द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, फंगाई क्या है, फंगाई ग्रुप फंगाई में द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट थ्रू दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। फंगाई में क्या होता है, वो काइटिन का सेल वॉल होता है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे भी और ऐसे भी हम बता भी दे रहे हैं जैसे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि फंगाई जो है उसमें काइटिन होता है इन देयर वॉल्स, उसके वॉल में काइटिन पाया जाता है फंगाई के वॉल में, ठीक है। वाइल ग्रीन प्लांट है सेलुलोजिक सेल वॉल, तो दोनों को अलग अलग में क्लासीफाई करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। दोनों को, फंगाई को भी और ग्रीन प्लांट्स को भी पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ही में रख दिया था।
When such characteristic was considered, the fungi was placed in separate kingdom fungi. तो जब साइंटिस्ट सब आया, मॉडर्न साइंटिस्ट सब आया, तो देखा कि फंजाई जो है ग्रीन प्लांट से टोटली डिफरेंट है, तो किंगडम फंजाई को टोटली अलग ग्रुप में रखा गया, तब क्लासीफाई किया गया किंगडम फंजाई। ये तो पहले प्लांटी के अंदर में ही रखा था इसको, फंगाई को भी। ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर मोनेरा, ये बता दिए जितना भी प्रोकैरियोट आएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेर टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सब किंगडम मोनेरा के अंदर में इंक्लूड हो जाएगा। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, और बाकी सब में तो यूकैरियोटिक था, लेकिन यूनिसेलुलर, ये पॉइंट याद रखना है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। मतलब किंगडम मोनेरा में तो प्रोकैरियोट्स था, बाकी जितना था हमारा क्या क्या, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिन, एमेलिया, सब में यूकैरियोटिक था, लेकिन पार्टिकुलरली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस में मिलेगा, जो किंगडम प्रोटिस्टा में मिलेगा। इंपॉर्टेंट लाइन, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउड टुगेदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आ जाएगा, क्लैमाइडोमोनास, कोलेरा, कोलेरा पहले किसमें प्लेस था, एल्गी में, विद इन प्लांट्स, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, लेकिन बाद में क्लासीफाई किया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लैमाइडोमोनास हो गया, कोलेरा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एंड अमीबा हो गया। ठीक है, ये सब पहले दूसरे किंगडम में क्लासीफाई था। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, वही बोल रहा है कि पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये सब कोई और किंगडम में क्लासीफाई था। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, ये क्यों हुआ, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया चेंज हुआ, उसका आधार चेंज हुआ, क्लासिफिकेशन करने का आधार को चेंज किया गया। दिस काइंड ऑफ changes will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। और बोल रहा है ये चेंजेस जो है क्राइटेरिया का चेंजेस आगे फ्यूचर में भी हो सकता है, जैसे जैसे हम उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक को और अच्छे से जानेंगे, तो हो सकता है और क्लासिफिकेशन सिस्टम को और नैरो किया जाए और बेटर किया जाए। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarity but is also phylogenetic। बोल रहा है कि अब टाइम के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट जो किया क्लासिफिकेशन का, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव पे नहीं किया गया, बल्कि फिलोजेनेटिक भी किया गया। फिलोजेनेटिक क्या होता है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो फिलोजेनेटिक के आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया गया। फिलोजेनेटिक क्या होता है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब पहले का रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया गया। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो इस चैप्टर में हम लोग को किस किस किंगडम का पढ़ना है, मोनेरा का, प्रोटिस्टा का एंड फंगाई का, ऑफ विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। द किंगडम प्लांटिन एंड मेलिया, तो किंगडम प्लांटिन एंड मेलिया है, कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल, तो उसको हम लोग को डील करना है, मतलब अगले चैप्टर में सेपरेटली पढ़ना है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। तो इस चैप्टर में हम लोग को सेपरेटली क्या पढ़ना है, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया एंड फंगाई हो गया, और लास्ट में कुछ वायरस के बारे में पढ़ना है। वायरस है, वेरॉइड्स है, और एक टॉपिक है, उसको हम लोग को लास्ट में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। किंगडम मोनेरा में सबसे पहला पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना था कि किंगडम मोनेरा में जितना भी प्रोकैरियोट है सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, पहला लाइन, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इंपॉर्टेंट लाइन, बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का। तो पूछेगा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम डैश, तो आपको बताना है किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर होता है बैक्टीरिया, मतलब सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर लाई करता है। दे आर द मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको दे सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, मिट्टी में भी बहुत सारा बैक्टीरिया पाया जाता है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, बैक्टीरिया बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकता है, जैसे हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन, कहीं भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। मैनी ऑफ देम लिव इन आवर और अदर ऑर्गन, वो यहाँ तक कि अपने और हम लोग के बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर पैरासाइट की तरह भी रहता है। तो बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में कैरेक्टराइज किया गया शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। स्फेरिकल कोकस पहला याद रखना है, रिमेंबर करना, इंपॉर्टेंट। द रोड शेप्ड बैसिलस, इंपॉर्टेंट। द कॉमा शेप्ड वाइब्रम, इंपॉर्टेंट।
द स्पाइरल स्पाइरेलियम इंपॉर्टेंट, चारों इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए आपको आ सकता है। उसका फिगर भी दे सकता है, आपको फिगर भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये स्फेरिकल है, इसको कोकस बोलते हैं या प्लूरल फॉर्म में कोकी बोलते हैं। बेसिलस है, रोड शेप बेसिलस, ठीक है। ये हो गया फिर आपका स्पाइरल हो गया, स्पाइरल क्या हो जाएगा आपका स्पाइरल द स्पाइरेलियम, और ये हो गया आपका कॉमा शेप वाइब्रम, ठीक है। तो फिगर भी ध्यान रखना है, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स का, प्लस आपको ये भी याद रखना है, ये आपको मैचिंग के लिए दे सकता है, फिगर में भी आपको मैचिंग के लिए दे सकता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दे सकता है। 110% बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब आगे चलते हैं। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल होता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स जो है बहुत, उसका बिहेवियर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस माइंड में ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज में ये क्वेश्चन दे सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बोलता है बाकी ऑर्गेनिज्म में अगर बैक्टीरिया को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है बैक्टीरिया शो करता है, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में ग्रो कर लेता है, रह लेता है, सर्वाइव कर लेता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ जो बैक्टीरिया होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब खुद से खाना बना सकता है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, वही बोल रहा है ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब अपना खाना वो खुद से इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की सहायता से बना सकता है। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, बोल रहा है ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होता है वो हेट्रोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉप्स नहीं होता है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, इंपॉर्टेंट लाइन। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो वो बोल रहे हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, फूड पे डिपेंड करेगा। तो किंगडम मोनोरा के अंदर सबसे पहले आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया। These bacteria are special since they lives in some of the most harsh habitat such as extremely salt area। तो ये बैक्टीरिया जो है स्पेशल होता है क्योंकि ये बहुत हार्श हैबिटेट कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है। जैसे साल्टी एरिया में जो बैक्टीरिया रहेगा उसको हेलोफाइल्स, इंपॉर्टेंट। हॉट स्प्रिंग्स में जो रहेगा थर्मोएसिडोफाइल्स, अनदर इंपॉर्टेंट। और मार्सी एरिया में जो रहेगा मिथेनोजेंस। 1 2 3 तीनों इंपॉर्टेंट। चौथा लाइन, तीसरा लाइन, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट लाइन। बोल रहा है आर्की बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया से कैसे अंतर है, कैसे डिफर करता है। तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है बाकी बैक्टीरिया से काफ़ी अलग होता है। तो सेल वॉल स्ट्रक्चर की मदद से वो अलग होता है, मतलब आर्की बैक्टीरिया डिफर करता है अदर बैक्टीरिया से इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसी कारण से सेल वॉल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसी कारण से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी आर्की बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। मिथेनोजेंस, जो मार्सी एरिया में था मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल र्यूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ। तो मिथेनोजेंस कहाँ कहाँ मिलेगा, गट ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल, जैसे गाय हो गई, बफेलो भैंस हो गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, बायोगैस। तो मिथेनोजेंस से क्या प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंक, मतलब गाय जो गोबर करती है उसमें से हम लोग को बायोगैस प्रोडक्शन होता है। किसके सहायता से, किस बैक्टीरिया से, तो मार्सी एरिया में जो ग्रो करता है मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस कहाँ कहाँ मिलेगा, मार्सी एरिया में, र्यूमिनेंट ऑफ एनिमल जैसे गाय भैंस। और ये क्या प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दिस एनिमल्स। ये था आर्की बैक्टीरिया। अब है यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो बोल रहा है हजारों यू बैक्टीरिया है या फिर ट्रू बैक्टीरिया है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका रिजिड सेल वॉल होगा, मतलब सॉलिड सेल वॉल होगा। इफ मोटाइल ए फ्लैजिलम, अगर मोटाइल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसको मोटाइल बोलते हैं। अगर मोटाइल होगा तो उसके पास फ्लैजिलम होगा जिसके सहायता से वो मूव करेगा। ठीक है, मोटाइल मतलब जनरली कन्फ्यूजन होता है, मोटाइल हो रहा है मतलब वो मूव करेगा, नन मोटाइल है तो मूव नहीं करेगा। ये आप लिख लो, बहुत जगह टर्म आएगा ये मोटाइल और नन मोटाइल का। तो मोटाइल मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो। द काइनोबैक्टीरिया
ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। काइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, दोनों सेम नाम है, काइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। हैव क्लोरोफिल ए, इसके पास क्लोरोफिल ए होता है ग्रीन प्लांट्स के जैसा, इसीलिए इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होगा, जाहिर सी बात है, तो अपना खाना खुद से बनाएगा। तो काइनोबैक्टीरिया जो होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है। तो काइनोबैक्टीरिया, आज देखो काइनोबैक्टीरिया बहुत चीज़ होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, कोलोनियल भी होता है, फिलामेंटस होता है, फ्रेश वाटर, मेराइन, टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटेनियस शीथ। काइनोबैक्टीरिया का जो कॉलोनी है जिलेटेनियस शीथ से सराउंडेड होता है। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, इंपॉर्टेंट लाइन, दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। तो पूछेगा कौन ब्लूम्स फॉर्म करता है पॉल्यूटेड वाटर में, तो काइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है काइनोबैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, उसके पास स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हेटेरोसाइट्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन। इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, नोस्टॉक एंड एनेबिना। तो कौन से सब बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, तो नोस्टॉक एंड एनेबिना आ जाएगा, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अब क्या है, फोटोसिंथेटिक तो हो गया, अब है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है बहुत सारे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी, और इससे जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी का यूज करके एटीपी प्रोडक्शन में ये मदद करता है, अपना एटीपी प्रोडक्शन करता है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। तो अपना जैसे ये नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, एमोनिया तो ले रहा है और उससे एनर्जी लेके एटीपी प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन साथ में रिसाइकलिंग भी करता है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये सब का वो रिसाइकलिंग भी कर देता है मिट्टी में। तो एक तरह से फार्मर के लिए मदद भी कर देता है और ये अपना काम भी कर लेता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, आपको पहले भी मेंशन किए थे, अभी भी मेंशन करते हैं ना। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, इंपॉर्टेंट नहीं एबंडेंट। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेजॉरिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होता है, मेजॉरिटी डिकम्पोजर्स होता है। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, मतलब हम लोग के रोज जाति जिंदगी में इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है। दे आर हेल्पफुल, ये क्या चीज़ में मदद होता है, कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही बनाने के लिए दूध से, उसमें काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में काम आता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट से जो हम लोग का क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्स होता है, उसमें बैक्टीरिया काम आता है। ये सब में हम लोग का बैक्टीरिया काम आता है। रूट्स एटसेट्रा। सम आर पैथोजेंस, कुछ जो होता है पैथोजेंस होता है। पैथोजेंस क्या होता है, जो अगर हमारे बॉडी को डैमेज पहुंचा रहा है तो उसको पैथोजेंस बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको पैथोजन बोलते हैं। तो सम आर पैथोजन काउजिंग डैमेज, तो हम लोग को डैमेज पहुंचाते हैं, ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म को, एनिमल को, पेट्स को, सबको। तो क्या क्या नुकसान पहुंचाएगा हम लोग को, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, एज वेल एज नोन डिजीज काउज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। मतलब कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर और भी बहुत सारे डिजीज जो है बैक्टीरिया हम लोग को पैथोजन के तौर पे हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको ये सब डिजीज ध्यान रखना है, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब डिजीज जो है बैक्टीरिया के थ्रू हमें होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अब बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन के थ्रू करता है। पहला, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है रिप्रोडक्शन करने के लिए तो वो स्पोर्स बनाता है। मतलब पहला तो वो मेनली फ्यूजन से कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर्स कर रहा है। और दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शॉर्ट कर रहा है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन या कुछ हो रहा है तो वो लोग रिप्रोडक्शन करता है बाय एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो तीसरा डीएनए ट्रांसफर से, मतलब बैक्टीरिया तीन टाइप से मेनली रिप्रोडक्शन हो रहा है। पहला फिजन मेनली, अगर फिजन नहीं हो रहा है तो स्पोर्स फॉर्म कर रहा है, और स्पोर्स से नहीं हो रहा तो डीएनए ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया होता है, इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे याद कर लीजिएगा। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिविंग सेल, ये लिविंग सेल होता है, ठीक है, known as and can survive without oxygen। ये क्या होता है, they are the smallest living cell, सबसे smallest living cell। पहला पॉइंट मार्क कीजिए, smallest living cell। दूसरा पॉइंट
कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट, मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल। तीसरा, माइक्रोप्लाज्मा जो होता है पैथोजेनिक होता है एनिमल एंड प्लांट, मतलब एनिमल और प्लांट्स को ये नुकसान पहुंचाता है माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हो गया, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। दूसरा, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तीसरा, पैथोजेनिक टू एनिमल एंड प्लांट। एंड चौथा, ये लेग कम सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता है इसमें। 4 पॉइंट होता है माइक्रोप्लाज्मा से आपका, चारों पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये फिगर आपको देख लीजिए, फिगर से इंपॉर्टेंट है। इसको डीएनए बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन और इसको सेल वॉल। फिगर से आपको क्वेश्चन दे सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका फिलामेंटस नॉस्टॉक का फिगर है, ब्लू ग्रीन एल्गी का है, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो ये था हेट्रोसाइट्स, स्पेशलाइज सेल जो है जिसको हेट्रोसाइट्स बोलते हैं, जिसके सहायता से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और इसके ऊपर जो लेयर है इसी को म्यूसिलिजिनियस सीथ बोलते हैं, या फिर जिलिटेनियस सीथ जो हम लोग बोले, जनरली सराउंडेड जो होता है जिलिटेनियस सीथ वही है। तो ये फिगर है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का। तो हमारा किंगडम किंगडम मोनेरा तक हमारा कंप्लीट हो गया है टोटल। किंगडम प्रोटिस्टा से हम लोग कल शुरू करेंगे। अभी तक आपको मैंने जितना पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मैं पॉइंट आउट करा देता हूँ, आपको जो नीट के लिए ध्यान देना। एक्सप्लेन तो मैंने सारा कर ही दिया है। तो सबसे फर्स्ट पेज में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है इंपॉर्टेंट, अरिस्टोटल था सबसे पहले जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया था। प्लांट को 3 डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स। फिर लीनियस आया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, प्लांटी और एनिमेलिया में। पहले पेज में आपका इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने टेबल फॉर्म में आया था। दूसरा टेबल आपको इंपॉर्टेंट है। टेबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि सेल टाइप में मोनेरा प्रोकैरियोट होता है, बाकी सब यूकैरियोटिक होता है, और इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आर.एच. व्हिटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया में डिवाइड किया। और किस क्राइटेरिया पे किया, तो क्राइटेरिया को भी याद रखना है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। फिर इधर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। आपको मैंने एक्सप्लेन वैसे तो कर ही दिया है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन आता है आपका, ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितना भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स है सब किंगडम मोनेरा के अंदर आता है, और जितना यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो सब प्लेस्ड है किसके अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। और अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नया आया, मतलब मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव तो था ही, बट अब फिलोजेनेटिक को भी लिया गया। फिलोजेनेटिक क्या होता है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब पहले के रिलेशनशिप के आधार पे भी अब क्लासीफाई किया गया। फिर किंगडम मोनेरा में फर्स्ट पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना है, बैक्टीरिया और द सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का। दूसरा सबसे एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, 4 शेप में डिवाइड हुआ था, चारों को आपको याद रखना है, स्फेरिकल, कोकस, रोडस्टेप, बेसिलस, कॉमासेट, वाइब्रम एंड स्पाइरल, स्पाइरेलियम। और आपको इसका चारों का फिगर आपको मेंशन करके ध्यान रखना है, फिगर से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट, बैक्टीरिया बहुत सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। दे भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। और ये वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है। ये यहाँ भी पॉइंट लाइन है और आगे भी है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है। आर्की बैक्टीरिया क्या है, आर्की बैक्टीरिया क्या है, स्पेशल बैक्टीरिया होता है। साल्टी एरिया में रहेगा तो हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग में रहेगा तो थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्सी एरिया में रहेगा तो मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफेंड करता है अदर बैक्टीरिया से, कैसे, क्योंकि इसका सेल वाल स्ट्रक्चर अलग है। और मिथेनोजेंस जो था, मार्सी एरिया में मिथेनोजेंस था, वो कहाँ मिलेगा, तो र्यूमिनेंट ऑफ एनिमल में मिलेगा, गाय के और भैंस के। और एक किस प्रोडक्शन में मदद करता है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, बायोगैस के प्रोडक्शन में मदद करता है। फिर था हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका रिजिड सेल वॉल होता है, अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिलम होगा। काइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए होता है। ये यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेराइन, टेरेस्ट्रियल सब हो सकता है। अगर इसके कॉलोनीज में जनरली सराउंडेड होता है जिलिटेनियस सीथ, किसमें, काइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में जिलिटेनियस सीथ होता है, ठीक है। ये ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर, ये ब्लूम्स बनाता है पॉल्यूटेड वाटर में। कौन, काइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी।
और कुछ जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। को किसका बैक्टीरिया, काइनोबैक्टीरिया का कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। इसमें स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हेट्रोसाइट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल में आ जाएगा नोस्टॉक एंड एनीबीना, 2 एग्जांपल आ जाएगा हेट्रोसाइट्स में। उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये क्या किया था, ये ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को, और उससे जो एनर्जी निकला उसमें उसका यूज़ करता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स में, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आयरन का और सल्फर का। उसके बाद था हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट एबेंडेंट था, पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं, मोस्ट एबेंडेंट बैक्टीरिया था, और सबसे मेजॉरिटी क्या है, डिकम्पोजर से। ये बहुत सारा चीज़ में हम लोग का मदद करता है, जैसे दही बनाने के या फिर बाकी सब काम में भी काम आता है हम लोग के। एंड ये हम लोग को पैथोजन भी है, मतलब हम लोग को नुकसान भी पहुंचाता है। तो कौन कौन सा डिजीज काउज करता है, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ठीक है, बैक्टीरिया 3 फॉर्म में जनरली रिप्रोडक्शन करता है। पहला तो मेनली फिजन, अगर फिजन नहीं हो रहा तो स्पोर्स, और नहीं तो डीएनए ट्रांसफर से। फिर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या था, हमारा बैक्टीरिया के अंदर आता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तीसरा, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। चौथा, ये पैथोजेनिक होता है एनिमल एंड प्लांट्स को, मतलब डिजीज करा सकता है। तो हम लोग का किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेक्चर साथ के समझ में आए होंगे। किंगडम प्रोटिस्टा से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड डू फॉलो द चैनल, एंड चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर लिखिए। दैट्स मैटर फॉर मी। थैंक यू।